आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद IAS की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने हौसले से एवं ज्ञान के बल पर आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का सपना उन्हें हौसला देता है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। तो बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति बदल देते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। पहला, जंतु जगत का वर्गीकरण। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उप जगतों में विभक्त किया गया है। पहला एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजुआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। पहला है संघ प्रोटोजुआ। इसके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। दूसरा, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा, प्रचलन पदाभों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है। चौथा, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। पांचवा, सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। छठा, श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजुआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। दूसरा है संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती। दूसरा, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। तीसरा, शरीर में गुहा पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के रूप में साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। तीसरा है संघ सेलिनट्रेटा। इसके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। दूसरा, मुख के चारों ओर कुछ धागे की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन आदि को पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण के रूप में है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन एवं मूंगा। चौथा संघ है प्लेटीहेल्मिंथीज। इसके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, 3 स्तरीय शरीर, परंतु देह गुहा नहीं होती। दूसरा, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर। तीसरा, पाचन तंत्र विकसित नहीं। चौथा, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। पांचवा, कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। छठा, उभयलिंगी जंतु हैं। इसके उदाहरण हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि इत्यादि। पांचवा संघ है एस्केलिमिंथीज। इसके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। दूसरा, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। तीसरा, आहार नाल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख तथा गुहा दोनों ही होते हैं। चौथा, परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु
तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। 5वां, उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। 6, एक लिंगी होते हैं। उदाहरण है गोलकृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया आदि। 6 संघ है एनिलिडा। इसके प्रमुख लक्षण हैं: पहला, शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। दूसरा, प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। तीसरा, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। चौथा, श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। 5वां, रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। 6, उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। 7वां, एक लिंगी एवं उभलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण है केचुआ, जोंक, नेरिस आदि। 7वां संघ है आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण है इसके: शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। दूसरा, इनके पाद संधि युक्त होते हैं। तीसरा, रुधिर परिसंचरणी तंत्र खुले प्रकार का होता है। चौथा, इनकी देह गुहा हिमोसील कहलाती है। 5वां, ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। 6, यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण है तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। 8वां संघ है मोलास्का। इसके प्रमुख लक्षण हैं: शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। दूसरा, इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। तीसरा, आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। चौथा, इनमें श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है। 5वां, रक्त रंगहीन होता है। 6, उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण घोगा, सीपी आदि। 9वां संघ है इकाइनोरमेटा। इसके प्रमुख लक्षण हैं: इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। दूसरा, संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा, प्रजनन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। चौथा, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। 5वां, पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के रूप में है सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार इत्यादि। 10वां संघ है कार्डेटा। इसके प्रमुख लक्षण हैं: इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। दूसरा, इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें नालदाल तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कार्डेटा के प्रमुख वर्ग: मत्स्य वर्ग, जिसके प्रमुख लक्षण हैं ये सभी असमतापी जंतु हैं। दूसरा, इनका हृदय द्वेष्मी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। तीसरा, श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। बी, एम्फीबिया वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण हैं ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं। तीसरा, श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 वेश्मी होते हैं, 2 अलिंद एवं 1 निलय होता है। उदाहरण मेढक। सरीसृप वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण हैं वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। दूसरा, 2 जोड़ी पाद होते हैं। तीसरा, कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है।
चौथा, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। पांचवा, इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण के तौर पे छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। डी है पक्षी वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण हैं, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा, इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 अलिन और 2 निलय। तीसरा, ये समतापी होते हैं। चौथा, इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। पांचवा, मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। स्तनी वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण हैं, पहला, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्चतापी या नियततापी होते हैं। तीसरा, इनका हृदय 4 वेशमी होता है। चौथा, इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। स्तनी वर्ग में लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। छठा, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। पहला, प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं, उदाहरण एकेडिना। दूसरा, मेटाथीरिया जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, उदाहरण कंगारू। तीसरा, यूथीरिया जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। जंतु ऊतक। जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, उपकला ऊतक। दूसरा, संयोजी ऊतक। तीसरा, पेशी ऊतक। चौथा, तंत्रिका ऊतक। पहला, उपकला ऊतक। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। दूसरा, संयोजी ऊतक। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। तीसरा, पेशी ऊतक। इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ए अरेखित, बी रेखित, सी हृदयक पेशी। ए अरेखित। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयमेव गति करते हैं। बी रेखित। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। सी
हृदयक पेशी। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। चौथा है तंत्रिका ऊतक, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और बी न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आश्रित करती है। मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल और 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल लाल रक्त कण के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को लाल रक्त कण का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन कहलाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के कार्य। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। तीसरा, सोते वक्त लाल रक्त कणिकाओं का प्रतिशत 5 रह जाता है एवं जो लोग
4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनके लाल रक्त कणिकाओं में 30% की वृद्धि हो जाती है। श्वेत रक्त कण आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2-4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। श्वेत रक्त कण यानी WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात है 600:1। रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। रक्त के कार्य शरीर का ताप नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। दूसरा, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। तीसरा, रक्त का थक्का बनाना। चौथा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। पांचवा, लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। दूसरा है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजोइन बराबर फिब्रिन। तीसरा, फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने 1900 में की थी। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों की रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। पहला, जिनमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए कहलाता है। दूसरा, जिनमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग बी कहलाता है। तीसरा, जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं, वे रुधिर वर्ग ए बी कहलाते हैं। डी, जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता, वो रुधिर वर्ग ओ कहलाता है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः
रक्त आधन में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। RH तत्व। सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसर्च बंदर पे करने पे यह पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH रहित कहलाता है। रक्त का आधान के समय RH फैक्टर की जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्तवर्ग का रक्त RH माइनस रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तादान किया गया तो अभिश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तो माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लाने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। मानव शरीर के तंत्र। पाचन तंत्र। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरती है। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल परित्याग। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ये हल्का पीला रंग अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सटिनिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। पक्वाशय में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। पित्तरस क्षारी होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारी बना देता है। यही अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। छोटी आंत में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। पहला इरेप्सिन, दूसरा माइटेस, तीसरा सुक्रेस, चौथा लैक्टेस, पांचवा लाइपेज। आंतरिक रस क्षारी होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अवशोषण।
पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन को अवशोषण छोटी आंत की रचना उर्दर्ध के द्वारा होती है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजिन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत लाल रक्त कणिकाएं को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त का मुख्य कार्य निम्न है। पहला, यह भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। दूसरा, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा, यह वसाओं का इमाल्सीकरण करता है। चौथा, यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। पांचवा, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्नाशय, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है।
इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की दीपिका, यह अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल से ग्लूकोन एवं गामा कोशिका से सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन, यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वैटिन एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता, दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकोन, यह ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टिन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। आपको शिक्षा से संबंधित कोई और प्रश्न पूछना हो या जानकारी लेनी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।